हाय गाइस, यू आर वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। तो देखो, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स के इशू की बात करेंगे और उसके बाद फॉरफीचर भी पढ़ेंगे, उसके बाद री इशू भी पढ़ेंगे, री इशू ऑफ शेयर्स, राइट। तो देखो, इशू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है? कंपनी को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी कहाँ से फंड रेज करती है? शेयर इशू करके या डिबेंचर इशू करके, है ना। तो कंपनी को जब भी पैसा चाहिए, फंड रेज कहां से कर रहे हैं? शेयर्स या डिबेंचर्स से। तो शेयर्स और डिबेंचर्स एक तरह से क्या हो गए? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो गए। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो गए। क्या? शेयर्स भी और डिबेंचर्स भी। शेयर्स भी हैं और डिबेंचर्स भी हैं, दोनों ही सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं। ये शेयर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, शेयर्स दो तरह के होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स और दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स की क्या पहचान है? इसके साथ हमेशा परसेंटेज वर्ड लिखा होगा, लाइक 5% प्रेफरेंस शेयर या 8% प्रेफरेंस शेयर्स या 10% प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। और दोनों के अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर हम करें तो जो इक्विटी शेयर होते हैं ना भाई, इक्विटी शेयर्स ऑलवेज इरिडीमेबल होते हैं। इसका क्या मतलब है? ऑलवेज इरिडीमेबल होते हैं, मतलब इनका रिडम्पशन नहीं होता है। मींस आज अगर कंपनी ने क्या किया, इक्विटी शेयर इशू करके फंड रेज कर लिया, तो जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न है, जब तक कंपनी चलती है, तब तक तो ये पैसा आपको वापस मिलेगा नहीं। ठीक है, तो मान लो आज मेरी कंपनी है, मैंने आपसे क्या किया, पैसे ले लिए और उसके बदले क्या किया, इक्विटी शेयर इशू कर दिए। इक्विटी शेयर क्या होता है? कुछ नहीं होता, एक कागज का टुकड़ा है जिसको आप रसीद भी बोल सकते हैं, मनी रिसिप्ट। तो शेयर सर्टिफिकेट क्या है? एक रिसिप्ट है, उस पर क्या लिखा होगा कि भाई हमने इतने शेयर इशू किए हैं इस शेयर होल्डर को, ठीक है, इतने रुपए वाले थे, इतने पैसे ऑलरेडी इन शेयर्स पे दे चुका है। वो एक रसीद है, बस कागज का टुकड़ा है, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, तो मीन्स इक्विटी शेयर्स क्या है? हमेशा इरिडीमेबल है। इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या हो? एक रसीद है, एक कागज है, तो मैंने आपसे पैसे ले लिए और बदले में क्या दे दिया? वो रिसिप्ट आपको दे दी। अब ये रिसिप्ट लेके वापस कंपनी के पास मत आना कंपनी की लाइफ टाइम में कि सर मैंने आपको पैसे दिए थे और आपने मुझे ये रसीद दी थी और मेरे पैसे वापस दे दो, क्योंकि इक्विटी शेयर्स आर ऑलवेज क्या होते हैं? इरिडीमेबल, इनका रिडम्पशन नहीं होता। समझ रहे हैं बात? तो कंपनी के पास मतलब मेरे पास तो आना ही मत लाइफ टाइम में कंपनी के कि सर पैसे वापस दे दो। क्या करोगे फिर इन शेयर्स का? आप सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हो। सेकेंडरी मार्केट का मतलब किसी और शेयर होल्डर को बेच दो। आपने अगर ये शेयर 10 रुपए में खरीदे थे, तो मान लो अगर मार्केट प्राइस बढ़ गया, ये शेयर 12 का हो गया, तो किसी और को बेच दो, वो किसी और को बेच देगा। बट मेरे पास मत आना, मतलब कंपनी के पास मत आना। प्राइमरी मार्केट में इनका रिडम्पशन नहीं होगा, आप ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और को। तो इक्विटी शेयर्स हमेशा क्या होते हैं? ऑलवेज इरिडीमेबल होते हैं। और प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कंपल्सरी होता है। रिडम्पशन क्या होता है इनका? प्रेफरेंस शेयर्स का कंपल्सरी होता है। और कितने साल के अंदर रिडम्पशन करना होता है? सेक्शन 55 बोलता है भाई, सेक्शन 55 बात करता है। रिडम्पशन का मतलब समझ रहे हैं ना, कि प्रेफरेंस शेयर अगर आपके पास हैं तो इनका तो रिडम्पशन करना जरूरी होता है। तो मींस प्रेफरेंस शेयर्स हमेशा क्या होंगे? प्रेफरेंस शेयर्स हमेशा रिडीमेबल होंगे। और इक्विटी शेयर्स हमेशा क्या होंगे? इरिडीमेबल होंगे। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनका तो रिडम्पशन करना ही पड़ेगा आपको। कितने साल के अंदर? ये अभी हम लोग पढ़ेंगे, या तो 30 ईयर्स या 20 ईयर्स। मींस मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स, या तो 30 साल के अंदर अंदर या 20 साल के अंदर अंदर रिडम्पशन करना जरूरी होता है प्रेफरेंस शेयर्स का। और इक्विटी शेयर्स का तो रिडम्पशन होगा ही नहीं। रिडम्पशन का मतलब क्या होगा कि भाई आप शेयर सर्टिफिकेट ले आना और अपने पैसे वापस ले जाना। ठीक है, कंपनी आपके पैसे वापस करेगी। 30 ईयर्स कब चलता है? अगर आपकी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, प्लस एट लीस्ट 10% टू बी रिडीम्ड, एट लीस्ट 10% टू बी रिडीम्ड एवरी ईयर फ्रॉम 21st ईयर ऑनवर्ड्स। क्या मतलब हुआ? कहता है 21वें साल से ना, 21वें साल से कम 10% तो आपको हर साल रिडीम करना जरूरी है। एटलीस्ट मतलब कम से कम,
इससे ज्यादा तो रिडीम कर सकते हो बट इससे कम रिडीम नहीं कर सकते। तो मीन सेक्शन 55 क्या कह रहा है, 30 साल के अंदर अंदर रिडम्पशन करना जरूरी है। 30 साल वाली बात कब अप्लाई होगी, जो आपने शेयर कब इशू किए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इशू किए थे, ठीक है। और प्लस 21वें साल से कम 10% तो रिडीम करेंगे ही करेंगे आप। तो इट मीन्स 21st ईयर भी 10%, 22nd ईयर भी 10%, 23rd ईयर भी 10%। तो इस तरह से अगर आप 10% रिडीम करोगे तो 10 साल में 100% रिडीम हो जाएंगे। तो 30 साल तक पहुंचते पहुंचते 100% रिडम्पशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 21st ईयर ऑनवर्ड्स की बात करता है, तो क्या हम इससे पहले रिडम्पशन नहीं कर सकते? इससे पहले तो कर सकते हो, इससे लेट नहीं करना है, ठीक है। अब सोचो फॉर एग्जाम्पल, ये लो जी फॉर एग्जाम्पल इसी की बात कर रहा हूं, क्या हम ऐसे प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं जिनका रिडम्पशन 40 साल बाद होना हो, रिडम्पशन आफ्टर 40 इयर्स? बताओ जी, नहीं, क्योंकि मैक्सिमम 30 साल या 20 साल के अंदर रिडम्पशन करना जरूरी है। 20 साल कब चलेगा? रेस्ट ऑफ द केसेस में। रेस्ट ऑफ द केसेस में मतलब यहां ये छोड़ के, है ना, ये छोड़ के बाकी सब केसेस में क्या चलेगा? 20 इयर्स। तो मैक्सिमम 20 साल या 30 साल के अंदर रिडम्पशन करना जरूरी होता है। और 30 इयर्स और 20 इयर्स ये कहां से काउंट करते हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो जिस डेट को आपने शेयर इशू किए थे ना ये प्रेफरेंस शेयर्स, उसके मैक्सिमम 20 साल या 30 साल के अंदर रिडम्पशन करना जरूरी है। पहले तो कर सकते हो, लेट नहीं करना है। तो क्या मैं ऐसे प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता हूं भाई जिनका रिडम्पशन 15 साल के अंदर अंदर होना हो, कि 15 साल में रिडम्पशन करूंगा जी? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम ऐसे प्रेफरेंस शेयर कर सकते हैं इशू जिनका रिडम्पशन होना ही ना हो, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर? तो आज मैंने पब्लिक को शेयर इशू कर दिया और क्या कहा इशू के टाइम पे कि भैया इन प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन नहीं करूंगा, सेकेंडरी मार्केट में चाहो तो किसी और को ट्रांसफर कर लो बट मेरे पास मत आना पैसे, ये कागज लेके। तो प्रेफरेंस शेयर्स कभी भी इरिडीमेबल हो ही नहीं सकते, क्योंकि रिडम्पशन करना जरूरी है। कौन कहता है? सेक्शन 55, या तो 20 साल या 30 साल के अंदर रिडम्पशन करना जरूरी है, ठीक है। और देखो, तो ये जैसे हम लोग पढ़ रहे थे अभी, शेयर दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है आपको, प्रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी, है ना, प्रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी, मींस हर चीज पे इनको प्रायोरिटी मिलेगी। किसके कंपैरिजन में? इक्विटी शेयर्स के। तो जैसे शेयर्स पे डिविडेंड देते हैं हम लोग, तो डिविडेंड भी पहले किसे दोगे? प्रेफरेंस शेयर्स को। प्रॉफिट बचा तो इक्विटी वालों को देंगे, वरना नहीं देंगे। ऐसे अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है, कंपनी बंद हो रही है, तो वाइंडिंग अप के टाइम पे सबका पेमेंट करते हो, ठीक है। और पेमेंट के लिए एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है कि भाई सबसे पहले ऑफिशियल लिक्विडेटर के चार्जेस कटेंगे, फिर वर्कर्स का पैसा जाएगा, फिर गवर्नमेंट का पैसा जाएगा, फिर सिक्योर लोन का पेमेंट होगा, फिर अनसिक्योर लोन का पेमेंट होगा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट होगा, और सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट होगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट सबसे लास्ट में होगा। बचेगा तो दे देंगे, नहीं बचेगा तो नहीं देंगे, कम बचेगा कम देंगे, ज्यादा बचेगा ज्यादा देंगे। कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर डीम्ड टू बी द ओनर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के मालिक समझे जाते हैं। कौन लोग? इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। तो ये जो प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस शेयर का मतलब प्रायर राइट, हर चीज पे प्रायर राइट इनका। तो वाइंडिंग अप के टाइम पे भी हम लोग पहले किसको दे रहे हैं पैसे? प्रेफरेंस वालों को, उसके बाद किसको मिलेगा? इक्विटी वालों का। क्लियर है बात यहां तक मेरी? चलो जी, तो ये इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में मैंने थोड़ा सा डिफरेंस बताया। इक्विटी शेयर्स आर ऑलवेज इरिडीमेबल, और प्रेफरेंस शेयर्स का तो रिडम्पशन करना ही करना है। और दूसरी बात, अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो देखो जो परसेंटेज लिखा होता है ना प्रेफरेंस शेयर के साथ, इस परसेंटेज का मतलब है कि दे आर एंटाइटल्ड टू अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, कि इन्हें फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा। तो लाइक अगर 5% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, व्हाट डज इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स दैट दे आर एंटाइटल्ड टू 5% डिविडेंड एवरी ईयर इन स्पाइट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। उससे मतलब नहीं है, मीन्स 5% डिविडेंड इन्हें मिलेगा ही मिलेगा, चाहे इन्हें प्रॉफिट हो कंपनी को, चाहे लॉसेस हो। तो लॉसेस के केस में भी देंगे इन्हें। और इसके साथ कोई परसेंटेज वर्ड है क्या? नहीं है। इट मीन्स दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, इनको फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलेगा। प्रॉफिट होगा दे देंगे, नहीं होगा नहीं देंगे। प्रॉफिट ज्यादा होगा डिविडेंड भी ज्यादा दे देंगे, कम होगा कम देंगे। डन, ठीक है।
तो शेयर्स दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इस चैप्टर में हम लोग शेयर्स की बात करेंगे, इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। डन, चलो जी ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो जैसे भी अभी मैं आपको बता रहा था कि कंपनी शेयर क्यों इशू करती है, सोर्स ऑफ फाइनेंस, मींस कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो पैसा कहां से आएगा, शेयर इशू कर देंगे या डिबेंचर इशू कर देंगे। तो जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा, ये लो जी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात कर रहे थे हम लोग, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में इक्विटी शेयर भी है ना, और जी प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, और जी डिबेंचर्स भी हैं। ये सब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ही कहलाते हैं। कंपनी को जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कंपनी कहां से फंड रेज करेगी, यहां से या फिर यहां से या फिर यहां से। तो प्रैक्टिकल लाइफ में कहां से रेज करते हैं, क्या किसी एक पर्टिकुलर सोर्स से? नहीं, इनका एक कॉम्बिनेशन अडॉप्ट करते हैं, इनका एक कॉम्बिनेशन अडॉप्ट करते हैं। ये कभी आप CA/CS करोगे तो वहां पढ़ोगे ये चीजें, ठीक है। इनका एक कॉम्बिनेशन अडॉप्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि किस सोर्स से कितना फंड रेज करें, मतलब कुछ यहां से रेज करते हैं, कुछ यहां से, कुछ यहां से, तो कितना कहां से, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। उसको आप लोग लिवरेज एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस लिवरेज एनालिसिस से कंपनी क्या करती है, ये कैलकुलेट करती है कि किस सोर्स से कितना फंड रेज करें, सो दैट द कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड एंड द बेनिफिट इज मैक्सिमाइज्ड, है ना, कि कॉस्ट कम से कम आए और बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हो। क्यों? हर सोर्स से ना फंड रेज करने के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान है, कुछ कॉस्ट हैं तो कुछ बेनिफिट हैं। तो जैसे अगर मैं इक्विटी शेयर की बात करूं तो इक्विटी शेयर से फंड रेज करने का क्या कॉस्ट है या क्या बेनिफिट है, सोचो। इक्विटी शेयर से फंड रेज करने का बेनिफिट बता सकते हो? सबसे बड़ा फायदा तो यह है, देखो, और बेनिफिट और कॉस्ट बेनिफिट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इक्विटी शेयर से फंड रेज करने का क्या फायदा है भाई, क्या बेनिफिट है? सबसे पहला फायदा तो यही है कि दे आर ऑलवेज इररिडीमेबल, है ना, ऑलवेज इररिडीमेबल। मतलब क्या हुआ इसका, ऑलवेज इरिडीमेबल का मतलब क्या हुआ कि रिडम्पशन तो करना ही नहीं है, इससे बड़ा क्या फायदा होगा भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज मैं आपसे पैसे ले तो रहा हूं, वापस तो देने ही नहीं है, इससे बड़ा क्या फायदा है बताओ। पैसे ले लिए, वापस तो देने ही नहीं है, इससे बड़ा तो कोई फायदा नहीं है। दूसरा फायदा क्या है इक्विटी शेयर से फंड रेज करने का, डिविडेंड नॉट श्योर। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो डिविडेंड गारंटी नहीं कर रही है कंपनी कि देंगे ही देंगे जी, इतने % देंगे, ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर में होता है ऐसा। तो इक्विटी शेयर्स में डिविडेंड नॉट श्योर, कंपनी को प्रॉफिट होगा दे देंगे, नहीं होगा नहीं देंगे, कम होगा कम देंगे, ज्यादा होगा ज्यादा देंगे, ठीक है। तो डिविडेंड की कोई लायबिलिटी नहीं है, फिक्स लायबिलिटी नहीं है कंपनी के ऊपर। ये भी फायदा हुआ कि नहीं हुआ। और अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो ओनरशिप, है ना, इक्विटी शेयर से फंड रेज करने का नुकसान क्या है भाई, ओनरशिप। ठीक है ना। ओनरशिप का मतलब वो ये कहना चाह रहा है, देखो कंपनी में जितने भी डिसीजन होते हैं कौन लेता है, शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर में कौन, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जनरल वोटिंग राइट नहीं होता। जितनी भी मीटिंग होती है ना शेयर होल्डर्स की मीटिंग का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग से होता है। तो कौन लेगा डिसीजन, इक्विटी शेयर होल्डर्स। उनसे पूछेंगे ये काम करें या ना करें। और इक्विटी शेयर होल्डर में भी किसकी बात मानोगे, अभी मीटिंग पे तो भाई बहुत सारे इक्विटी शेयर होल्डर आएंगे, किसकी बात मानोगे, कुछ हाँ कहेंगे कुछ ना कहेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कुछ भी नहीं कहेंगे। तो किसकी बात मानोगे, सिंपल सी बात है मेजोरिटी की। मेजोरिटी मतलब मोर देन 50%। तो जो मोर देन 50% कहेंगे वो होगा, ठीक है। तो मींस कॉस्ट क्या हुआ, ओनरशिप, कह सकते हैं वोटिंग राइट। क्या कह सकते हैं, वोटिंग राइट, है ना। मींस मार्केट में आंख मीच के इतने शेयर भी इशू मत कर देना कि सो दैट की ओनरशिप किसके पास चली जाए, बाहर वालों के पास चली जाए। तो मान लो मार्केट में मैंने 51% शेयर इशू कर दी है,
ठीक है, मार्केट में कितने शेयर इशू कर दिए 51%, तो इट मीन्स हमारे पास कितने बचे होंगे 49%। तो अब मीटिंग पे कौन आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स, बाहर वाले आएंगे आउटसाइडर्स, तो मालिक वही बन बैठे हैं भाई। तो जो वो कहेंगे ना आपकी कंपनी की मीटिंग पे वही होगा, क्योंकि 51% शेयर तो आपने मार्केट में इशू कर रखे हैं। तो ऐसे आंख मीच के भी शेयर इशू नहीं करना है। तो कॉस्ट क्या हुआ, ओनरशिप या वोटिंग राइट, बेनिफिट क्या हुआ, ये दोनों। प्रेफरेंस शेयर की बात करूं तो भाई, तो देखो जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस प्रेफरेंस शेयर की करें तो भाई कॉस्ट बेनिफिट, तो जो इनका बेनिफिट था वो इसकी कॉस्ट बन जाएगी, और जो उसकी कॉस्ट थी वो इसका बेनिफिट बन जाएगा। तो कॉस्ट में क्या आएगा, नंबर 1 ऑलवेज रिडीमेबल, ऑलवेज रिडीमेबल, मतलब इनका तो रिडम्पशन करना ही पड़ेगा, इनका तो रिडम्पशन करना ही पड़ेगा, या तो 20 साल या 30 साल के अंदर अंदर, समझ गए, रिडम्पशन करना जरूरी है। रिडम्पशन का मतलब रीपेमेंट। सेकंड पॉइंट की अगर बात करूं, यहां डिविडेंड नॉट फिक्स था, नॉट श्योर था, और यहां प्रेफरेंस शेयर के केस में डिविडेंड फिक्स है भाई, ठीक है ना। तो ये जो परसेंटेज वर्ड यहां लगा देते हो, ये लो मैंने लगा दिया यहां, तो इसका मतलब क्या है, दे आर एंटाइटल्ड टू फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, देना ही पड़ेगा इतना डिविडेंड। तो कॉस्ट हुई कि नहीं हुई। बेनिफिट की अगर बात करूं तो नो वोटिंग राइट, नो वोटिंग राइट, इनको वोटिंग राइट नहीं देते हम, किसको, प्रेफरेंस शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को हम वोटिंग राइट नहीं देते, सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में देते हैं। तो इसमें यह चिंता नहीं है कि ओनरशिप बाहर वालों के पास चली जाएगी। डन। अच्छा, अगर डिबेंचर्स की बात करूं तो भाई, डिबेंचर्स का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूं तो डिबेंचर से फंड रेज करने के लिए कॉस्ट क्या है कि भैया रिडम्पशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। नंबर 2, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देते हैं, क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, शेयर्स पे डिविडेंड देते हैं और डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देते हैं। चलो बेनिफिट क्या है भाई, अगेन नो वोटिंग राइट, तो इन्हें भी हम लोग वोटिंग राइट नहीं देते, कि नहीं, डिबेंचर होल्डर्स को भी हम वोटिंग राइट नहीं देते। डन। और कोई कॉस्ट बेनिफिट, अब ये जो इंटरेस्ट होता है ना भाई, ये जो इंटरेस्ट होता है ये हम P&L अकाउंट में दिखा सकते हैं एज एन एक्सपेंस। तो अगर इंटरेस्ट को एक्सपेंस में दिखाओगे तो उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है भाई। P&L अकाउंट के 2 साइड में जितने ज्यादा एक्सपेंस लिखोगे प्रॉफिट उतना कम आएगा, और प्रॉफिट उतना कम आएगा मतलब आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो इंटरेस्ट होता है ये टैक्स सेविंग होता है। तो 2 बेनिफिट हो गए ना, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट मिल जाता है आपको, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट मिल जाता है आपको, यहां कोई टैक्स सेविंग नहीं मिलता। तो इट मीन सिंपल सी बात ये बताना चाह रहा था, देखो हर सोर्स से फंड रेज करने के कुछ कॉस्ट हैं, कुछ बेनिफिट हैं, कुछ कॉस्ट हैं, कुछ बेनिफिट हैं, कुछ कॉस्ट हैं, कुछ बेनिफिट हैं, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, इनका एक कॉम्बिनेशन अडॉप्ट करती है, कुछ यहां से, कुछ यहां से, कुछ यहां से, सो दैट द कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड एंड द बेनिफिट इज मैक्सिमाइज्ड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिवरेज एनालिसिस। डन। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शेयर्स वाला चैप्टर शुरू करते हैं जी, ठीक है। यहाँ इक्विटी शेयर की भी बात करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स की, डिबेंचर्स की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, डिबेंचर्स के लिए अलग चैप्टर होता है, ठीक है जी, नोट करो इसको। फिर शेयर्स इशू करते हैं, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों की बात करेंगे यहाँ, ठीक है जी। नोट कर लिया सबने, रब कर दो इसको, लो जी। तो लो, अब हम लोग इशू ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं भाई। इशू ऑफ शेयर्स की बात करते हैं जी। चलो अब देखो क्वेश्चन ये राइज होता है, कंपनी जब भी शेयर इशू करेगी तो न्यूज़पेपर में, टीवी में एडवर्टीजमेंट देती है जब भी कंपनी पब्लिक इशू निकालती है। तो पब्लिक इशू का मतलब पब्लिक को शेयर इशू करना। और एक चीज का याद रखना, प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी शेयर इशू कर सकती है पब्लिक को। प्राइवेट कंपनी शेयर अलॉट कर तो सकती है, बट किसको, सिर्फ अपने डायरेक्टर्स, मेंबर्स और उनके रिलेटेड पार्टीज को, ठीक है। पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकते। तो अगर पब्लिक कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है तो क्या करती है, न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट देगी, टीवी में भी देगी, भाई हमारी कंपनी इतने 1 करोड़ शेयर इशू कर रहे हैं जी, 10 रुपए वाले हैं। नहीं,
तो पब्लिक इशू निकालने के लिए एडवर्टीजमेंट देना ज़रूरी होता है, और वो एडवर्टीजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से प्रोस्पेक्टस, क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस, है ना, प्रोस्पेक्टस इशू करना ज़रूरी है। चलो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से बात समझते हैं भाई। मान लो हमारी कंपनी है CSAJC लिमिटेड, CSAJC मतलब CS अतुलजन क्लासेस लिमिटेड कंपनी है जी, ये लो। इन्होंने कितने शेयर इशू किए भाई, इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। मान लो 10 रुपए का एक शेयर है, तो कितने शेयर इशू कर रहे हैं हम लोग, 1 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। कितने रुपए वाले हैं, 10 रुपए वाले हैं, 10 रुपए का एक शेयर है। तो देखो शेयर वैसे तो ये 10 रुपए का है, बट क्या कंपनी 10 पे ही इशू करेगी, ऐसा जरूरी है क्या, नहीं। कंपनी इसको 10 पे भी इशू कर सकती है, 9 पे भी कर सकती है, 11 पे भी कर सकती है ना। 10 का शेयर 10 पे इशू करोगे तो दिस इज कॉल्ड इशूड एट पार। 10 का शेयर अगर 9 पे इशू करोगे दिस इज कॉल्ड इशूड एट डिस्काउंट। 10 का शेयर अगर 11 पे इशू करोगे तो दिस इज कॉल्ड इशूड एट प्रीमियम। समझ रहे हैं बात मेरी, ठीक है। तो इशूड एट पार भी हो सकता है, एट डिस्काउंट भी और एट प्रीमियम भी। बट ये जो एट डिस्काउंट वाली बात है ना, अब ये खत्म हो गई भाई। एक कंपनीज एक्ट में नया सेक्शन आ गया, दैट इज सेक्शन 53। इसने प्रोहिबिट कर दिया इसको। मींस कंपनी आज की डेट में शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। 10 का शेयर 9 पे इशू नहीं कर सकती, 8 पे नहीं कर सकती, 10 का शेयर 11 पे कर सकते हैं, 10 का शेयर 10 पे कर सकते हैं। तो सेक्शन 53 क्या कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है। क्या कह रहा है ये, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट is prohibited. Issue of shares at discount is prohibited। कि आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर ही नहीं सकते, मना कर दिया इसने, है ना, सेक्शन 53 ने। बट इस बात का एक एक्सेप्शन भी है भाई, एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 54। मतलब एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 54 मींस सेक्शन 54 अलाउ करता है कि आप चाहें तो डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, बट किस केस में, स्वेट इक्विटी शेयर्स में। इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स को आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स एट डिस्काउंट इज अलाउड, है ना। इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स एट डिस्काउंट इज अलाउड, कि स्वेट इक्विटी शेयर्स को तो डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। ये स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब क्या है, कि वो शेयर्स आप किसको इशू कर रहे हैं, अपने डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉइज को, ठीक है ना। इनको तो एट डिस्काउंट इशू कर सकते हैं, अलाउड है, ठीक। और ये जो 10 का शेयर 11 पे इशू करोगे दिस इज कॉल्ड एट प्रीमियम। इसके लिए सेक्शन चलता है जी सेक्शन 52। क्या चलता है, सेक्शन 52। सेक्शन 52 क्या कह रहा है, कि आप शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं। और प्रीमियम कितना हो सकता है, प्रीमियम की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। तो 10 का शेयर जैसे 11 पे इशू कर रहा था मैं, तो क्या 10 का शेयर 100 रुपए पे इशू कर सकता हूं? 100 रुपए छोड़ो, आप 10 वाला शेयर 1000 रुपए में इशू करो। हमारे घर से क्या जाता है, अगर पब्लिक आपको 10 रुपए के शेयर के बदले 1000 रुपए देने के लिए तैयार है तो आप ले लो, तो इसका मतलब 990 रुपए प्रीमियम हो गया। 10 रुपए की चीज 1000 में इशू करोगे तो 990 रुपए प्रीमियम हो गया, चलेगा। मतलब प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है। डिस्काउंट पे आज की डेट में अलाउड ही नहीं है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, दैट इज सेक्शन 54। और सेक्शन ये जो है 10 का शेयर अगर 10 पे इशू करोगे तो दिस इज कॉल्ड इशूड एट पार। ठीक है जी, नोट कर लिया सबने, रब कर दो इसको। चलो, तो 10 का शेयर 10 पे भी इशू कर सकते हो आप, 9 पे भी कर सकते हैं। 9 पे इशू नहीं, 10 का शेयर 9 पे इशू नहीं कर सकते क्योंकि डिस्काउंट तो प्रोहिबिटेड है। 10 का शेयर 11 पे वो कर सकते हैं। चलो ठीक है,
चलो जी, तो ये जो आप 1 लाख शेयर इशू कर रहे हो, देखो आपने शेयर तो इशू किए 1 लाख ही, बट क्या जरूरी है पब्लिक सब्सक्राइब भी 1 लाख ही करेगी? तो मान लो मेरे पास ये 1 लाख मार्कर है और मैं न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे रहा हूँ कि भाई मैं 1 लाख मार्कर बेचना चाहता हूँ, किसी को चाहिए तो बताओ। तो क्या मेरे पास जो एप्लीकेशंस आएंगी एग्जैक्टली 1 लाख के लिए आएंगी, ना कम के लिए ना ज्यादा के लिए? ऐसा हो सकता है क्या? तो देखो ऐसा भी हो सकता है एग्जैक्टली 1 लाख के लिए आए, कम या ज्यादा के लिए भी आ सकती हैं एप्लीकेशंस, है ना। तो मीन्स मैंने शेयर तो इशू किए थे 1 लाख, बट जो एप्लीकेशंस मेरे पास आई, ये ऐसा भी कह सकते हैं कि पब्लिक ने कितने मांगे आपसे? पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर, पब्लिक ने कितने मांगे आपसे? पब्लिक ने मांगे भाई 80,000 मान लो, है ना। एप्लीकेशन ही 80,000 शेयर के लिए आई। या फिर पब्लिक ने मांगे मुझसे 90,000, या फिर पब्लिक ने मांगे मुझसे 1 लाख, या फिर पब्लिक ने मुझसे मांगे 1,10,000, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो मीन्स ये जो दोनों केसेस है ना, 80 और 90,000 वाले, ये दोनों केस तो हुए भाई अंडर सब्सक्रिप्शन के। किसके केस हो गए? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अगर एप्लीकेशंस कम शेयर्स के लिए आती हैं तो दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन, और अगर एप्लीकेशन ज्यादा शेयर के लिए आ जाए तो दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। और एग्जैक्टली 1 लाख के लिए आए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, शेयर भी इशू भी किए थे 1 लाख ही, एग्जैक्टली एप्लीकेशन भी 1 लाख के लिए आई थी, तो अलॉट भी 1 लाख ही होंगे। अब यहां सोचो आप, अगर आपने शेयर इशू तो किए थे 1 लाख, बट एप्लीकेशन आई 80,000 के लिए, ठीक है, तो भाई आप ये शेयर अलॉट कर ही नहीं सकते, ये इशू फेल हो गया, इशू फेल हो गया। शेयर्स कैन नॉट बी अलॉटेड, कैन नॉट बी अलॉटेड। क्यों? क्योंकि सेबी गाइडलाइंस ये कहती हैं, सेबी गाइडलाइंस ये कहती हैं कि भैया 90% तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रहेगा, 90% तो क्या रहेगा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन रहेगा। ये 90% फिक्स है। सेबी गाइडलाइंस क्या बोलती हैं कि भैया कम से कम 90% शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आना जरूरी है। अगर आपके पास जो एप्लीकेशंस आई वो 90% शेयर्स के लिए आई तो आप शेयर अलॉट करोगे, वरना नहीं करोगे। क्लियर है बात मेरी? तो जैसे अगर हम 1 लाख शेयर्स इशू कर रहे थे या 10 रुपए वाले थे तो 10 लाख का इशू हो गया, 10 लाख का 90% मतलब 9 लाख, तो इट मीन्स 9 लाख रुपए के शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आना जरूरी है। मैंने नहीं कहा 9 लाख रुपए आना जरूरी है, मैंने क्या कहा? 9 लाख रुपए के शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आना जरूरी है। बट अगर आपके पास जो एप्लीकेशंस आई वो 9 लाख रुपए से कम शेयर्स के लिए आई तो आप शेयर अलॉट नहीं कर सकते, ये इशू फेल हो जाएगा, आपको सबके पैसे वापस करने पड़ेंगे, आप शेयर अलॉट कर ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना। समझ गए बात? मतलब आपने पब्लिक इशू निकाला, 1 लाख शेयर इशू किए थे, 10 लाख का इशू था, और आपके पास 9 लाख रुपए के शेयर्स के लिए भी एप्लीकेशन नहीं आई, ठीक है, तो सबके पैसे वापस करो जी, आप शेयर अलॉट कर ही नहीं सकते। तो पब्लिक इशू निकालने में जो खर्चा हो गया वो बेकार हो गया सारा। पब्लिक इशू निकालने में खर्चा भी बहुत होता है, टीवी में भी एडवर्टीजमेंट दिया होगा, न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट दिया होगा, ठीक है, पैम्फलेट्स भी बंटवाए होंगे आपने, कितना खर्चा हुआ होगा सोचो, और वो सब खर्चा बेकार हो गया सब। ठीक है, चलो, तो सभी गाइडलाइंस क्या कहते हैं भैया? 90% तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, इतने के लिए तो एप्लीकेशंस आनी चाहिए, तभी शेयर अलॉट करोगे, वरना शेयर अलॉट कर ही नहीं सकते। चलो ठीक है जी, तो 80,000 पे तो इश्यू फेल हो गया, और 90,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई, कोई बात नहीं, अंडर सब्सक्रिप्शन है, बट आप यहां शेयर अलॉट कर सकते हैं। शेयर कैन बी अलॉटेड, शेयर्स कैन बी अलॉटेड। तब एक बार बताओ, जब एप्लीकेशन ही 90,000 के लिए आई तो क्या पब्लिक के साथ जोर जबरदस्ती कर सकते हो कि भाई 10,000 शेयर बच गए हमारे, ये और खरीदो? रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप उनसे, सर प्लीज 10,000 शेयर और खरीद लो, ये वाले हमारे लिए बेकार हो जाएंगे, थोड़ा कम दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। जैसे सब्जी वाला कहता है ना, कहता है सर ये बस आधा किलो या 1 किलो बचे हैं, सारे ले जाओ, चलो सर कोई बात नहीं, आप 10-20 रुपये और दे देना, इनके 40 रुपये किलो है वैसे तो, बट आप 20 रुपये दे देना। और नहीं, मैं सुबह से बैठा हूँ, क्या करूँगा अब, इनके 1 किलो के चक्कर में मैं बैठा थोड़ी रहूँगा यहाँ,
कहते ले जाओ आप ये भी 20 ही दे देना, चलो चलो 15 दे देना जी। करता नहीं करता, ऐसे करोगे क्या रिक्वेस्ट यहाँ उससे पब्लिक से कि सिर्फ 10,000 शेयर बचे रह जाएंगे, देखो कहाँ बेचूंगा 10,000 शेयर, कोई खरीदेगा नहीं, आप ही खरीद लो डिस्काउंटेड रेट में। ऐसा नहीं होता राइट। तो 90,000 शेयर अलॉट करेंगे तो एंट्री सारी 90,000 शेयर से ही होंगी। और अगर आपके पास एप्लीकेशन आई 1 लाख के लिए और शेयर भी आपने उस केस में कितने अलॉट करोगे, देखो इशू भी 1 लाख थे, एप्लीकेशन भी 1 लाख के लिए आई, तो अलॉट भी 1 लाख होंगे, तब तो कोई झगड़ा ही नहीं है। अब एक बार बताओ, शेयर इशू किए थे हम लोगों ने 1 लाख, बट एप्लीकेशन आई 1,10,000 के लिए, तो क्या शेयर 1,10,000 अलॉट कर दोगे आप? मेरे पास 1 लाख मार्कर है, मैं 1 लाख मार्कर बेचना चाहता हूं, एप्लीकेशन आ गई 1,10,000 के लिए, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, तो क्या 1,10,000 बेच दूं? अरे जब है ही 1 लाख तो 1,10,000 कहां से बेच दूं मैं? तो मैंने प्रोस्पेक्टस कितने के लिए इशू किया था? 1 लाख के लिए, और एप्लीकेशन है 1,10,000, तो कितने शेयर अलॉट होंगे? 1 लाख। तो जनरल एंट्रीज कितने से होगी? 1 लाख से। तो इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, एक्स्ट्रा 10,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशन है, इसका क्या करूं? इन एप्लीकेशंस को या तो भैया 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट कर दो मतलब कि इनके तो पैसे ही वापस दे दो, ठीक है, कि भाई आपको तो हम शेयर अलॉट करेंगे ही नहीं। तो देखो बुक्स में ही चलता है कि एक बार बताओ, कोई मिस्टर एक्स है जी, उसने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, मैं उसे क्या कह रहा हूं कि भाई देखो ऐसा है, 1 लाख शेयर इशू किए थे मैंने, एप्लीकेशन है 1,10,000 के लिए, तो 1,10 तो अलॉट कर नहीं सकता, तो आप एक काम करो, अपने 10,000 शेयर के पैसे वापस ले जाओ। मिस्टर एक्स को बोल रहा हूं, तो वो लड़ेगा झगड़ेगा नहीं क्या मुझसे? क्या कहेगा? कहते सर मेरे ही पैसे क्यों वापस कर रहे हो, मैंने भी इंडियन करेंसी दी है, बाकी सबने भी इंडियन करेंसी दी है, तो आप मेरी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, और किसी की कर लो ना। तो लड़ाई झगड़े होंगे कि नहीं होंगे? ऐसे बिल्कुल होंगे, ठीक है। तो कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है? तो रिजेक्ट कर दो। तो प्रैक्टिकल लाइफ में रिजेक्शन नहीं होता, सिर्फ बुक्स में दिया होता है कि हाँ भाई उसकी एप्लीकेशन तो रिजेक्ट हो गई, तो बुक्स में दिया होता है तो हम भी कर देते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकली नहीं रिजेक्शन होता। तो प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट, इसका क्या मतलब है? प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब है भैया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो अगर 10% के लिए ज्यादा एप्लीकेशन आ गई तो सबका 10% रिड्यूस कर दो एक तरह से। तो इस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सबका 10% अगर रिड्यूस करोगे तो जिसने 10,000 शेयर मांगे होंगे आपने उसे 9,000 दिए होंगे, जिसने 1,000 मांगे होंगे उसे 900 दिए होंगे, जिसने 100 मांगे होंगे उसे 90 दिए होंगे, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा। सबका एक फिक्स्ड परसेंटेज से रिड्यूस कर दिया कि भाई हमारे पास तो है ही 1,10,000 कहां से देते। समझ में आ रही है बात मेरी यहां तक? चलो ये चलता है। तो देखो हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें रिजेक्शन का भी हो सकता है, प्रो रेटा अलॉटमेंट का भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं कि जैसे 1,10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, इसमें से 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को तो रिजेक्ट कर दिया कंपनी ने, कहता भाई तू तो अपने पैसे ही वापस ले जा, तू तो बदमाश लग रहा है शकल से, तुझे तो शेयर देंगे ही नहीं। अब क्यों? तुझे शेयर दे देंगे तो मीटिंग पे भी आएगा, और मीटिंग पे आएगा तो लड़ाई झगड़ा करेगा, इससे अच्छा तुझे शेयर देते नहीं। तो 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और 1,05,000 वालों को 1 लाख दे दिए, तो 1,05,000 वालों को 1 लाख दे दिए मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दिया। तो प्रो रेटा अलॉटमेंट भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये डिफरेंट सिचुएशन थी, नोट करो इसको। ठीक है जी, नोट कर लिया सबने। चलो तो देखो आज वाली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? बेसिक चीजें पढ़ी हैं इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्लास में इशू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्रीज से शुरुआत करेंगे हम लोग। और जर्नल एंट्रीज जो बताऊंगा ना मैं, देखो इशू ऑफ शेयर्स की 4 एंट्रीज बताऊंगा सिर्फ, और फॉरफीचर की 3 एंट्रीज बताऊंगा। तो 4 और 3 कितनी एंट्रीज हो गई? 7। तो इन 7 एंट्रीज में ना ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और उसमें किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लेना। इन 7 जर्नल एंट्रीज में कोई चेंजेस नहीं करूंगा मैं जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा। इन्हीं 7 जर्नल एंट्रीज पे पूरा चैप्टर बेस्ड है, याद रखना। तो 4 एंट्रीज किसकी पढ़ेंगे? इशू ऑफ शेयर्स की, और 3 एंट्रीज फॉरफीचर एंड री इशू की। तो उन 7 एंट्रीज में पूरा चैप्टर आइए। हाँ, जो क्वेश्चन आएंगे वो एडवांस्ड आएंगे थोड़े से, वो सब भी डिस्कस करेंगे हम लोग, बट एंट्रीज यही रहेंगी, जर्नल एंट्रीज बार बार यही रिपीट होती रहेंगी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो आज के लिए देखो हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।